नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? देखिए, आप लोगों को जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो बताया गया था। रदरफोर्ड के परमाणु में कमियां बताई गई थी, इसके बारे में ध्यान देंगे। अगला, इस रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। ये क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? क्वांटा का तात्पर्य क्या होता है? क्वांटा का तात्पर्य ऊर्जा बंडल होता है, ठीक है ना। क्वांटम सिद्धांत है पहले क्या, उसमें लिखा गया है रदरफोर्ड की कमियों को नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके कमियों को दूर किया। तो पहले क्वांटम सिद्धांत का ये भी सुनिए। क्वांटा में से ऊर्जा बंडल होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, ऊर्जा बंडल की बात होती है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए सतत ऊर्जा का निष्कासन नहीं करते हैं, बल्कि वह बंडलों के रूप में करते हैं, ऊर्जा पैकेट के रूप में करते हैं। यही क्वांटम सिद्धांत होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का सतत निष्कासन नहीं करते, ये ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन कक्षा परिवर्तन के समय ही करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ऊष्मा का अवशोषण करता है। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। आया? इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर होता है डेल्टा ई इजिकल टू क्या होता है? एच न्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे फिर इन्होंने बताया क्या कि इलेक्ट्रॉन सभी बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि उन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का क्या हो? गुणन। कोणीय संवेग mv/r = h/2 पाई। यहाँ पर nh/2 पाई लेते हैं, जहाँ n क्या होता है? n बराबर 1, 2, 3, 4 सुमान। आप भिन्नात्मक अंक नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रथम कक्षा के कोणीय संवेग की गणना करें, तो n बराबर आप 1 भर देते हो, पहला कक्षा मालूम होगा। n बराबर आप 2 भरोगे, दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग मालूम हो जाएगा। n बराबर 3 भरेंगे तो तीसरी कक्षा का कोणीय संवेग ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इसी पर अगला आपको उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस बंद वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, एक निश्चित बंद वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, इनकी ऊर्जा स्टेशनरी ऊर्जा बोली जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने एक चीज और बताया कि इलेक्ट्रॉन बंद वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए अब केंद्र बल द्वारा संतुलित होते हैं। आप देखेंगे अभिकेंद्र बल का मान mv² होता है, यह इसके नाभिकीय बल के बराबर होता है Ze² किसके? r²। एक आर क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। mv² = क्या होगा? Ze² r कर देंगे। इक्वेशन नंबर आपका क्या होता है? 3rd हो जाएगा। अब देखेंगे इन्हीं तीनों समीकरण से हम किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिटल की त्रिज्या की गणना, वेग की, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना, ऊर्जा की गणना, इन सबको हम लोग कर लेते हैं। आप एक ही ध्यान देंगे इसी पर। अगर समीकरण सेकेंड और थर्ड ले लें, समीकरण फर्स्ट का वर्ग करके थर्ड से भाग दे दें, समीकरण फर्स्ट का वर्ग करके थर्ड से भाग देने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा? m² v²
आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर अपान एम वी स्क्वायर बाई यहाँ पर जेड ई स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर एक एम क्या होगा आपका, यहाँ पर देखें एम आर स्क्वायर इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू आर बाई 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, या देखेंगे या आर इक्वल टू आपका होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम। ये जो होता है कि किसी परमाणु की त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है। आप देखेंगे यहाँ पर यह बदलता है, जेड बदलता है, बाकी की निश्चित होती हैं। आर बराबर आप लिखेंगे एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। आप देखेंगे अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या पूछी जाए, एन बराबर 1 भरिएगा, R1 का मान मालूम हो जाएगा, जेड बराबर 1 ये है। हाइड्रोजन के दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछा जाए वो भी निकल जाएगा, हाइड्रोजन के तीसरी कक्षा की त्रिज्या पूछा जाए वो भी निकल जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी परमाणु की त्रिज्या की गणना क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। एक ही आप इस पर जरूर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन के पहले और दूसरे कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात बताइए, दूसरे और तीसरे कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। आप देखेंगे R1 बराबर आप लेते हैं 0. हाइड्रोजन के लिए है बेटा 0.5 है, यहाँ 3 मान लो, निकटतम कर देता हूँ, इंटू क्या करेंगे 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से हाइड्रोजन के दूसरी कक्षा की त्रिज्या 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से तीसरी कक्षा की त्रिज्या 0.53 इंटू क्या करेंगे 3 का स्क्वायर आया। इस तरीके से हम देखते हैं R1 जो होता है R2 का मान R1 की अपेक्षा कै गुना होता है, R1 की अपेक्षा ये 4 गुना अधिक होता है। R3 का मान R1 की अपेक्षा 9 गुना अधिक होता है, ठीक है ना। तो अगर आप दूसरे और तीसरे कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। पहले और दूसरे की पूछा जाए तो निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। आप देखें इसे समीकरण वहाँ थर्ड बनाए थे, यहाँ इस समीकरण को क्या बना लेते हैं हम लोग, फोर्थ समीकरण बना लेते हैं। और पुनः हम इस फोर्थ समीकरण से समीकरण थर्ड में R का मान भर करके इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कर लेते हैं। जैसे आपको थर्ड समीकरण जो बनवाया था मैं, एम वी स्क्वायर एम वी आर इजिकल टू एन स्क्वायर, यहाँ पर था एन एच अपान 2 पाई था, ठीक है। ये आर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं, एम इंटू वी इंटू आर का मान मालूम है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम इजिकल टू एन एच बाई 2 पाई। देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पे देखें यम यम कैंसिल होगा, और देखें क्या होगा 2 2 कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा। v इक्वल टू आपको मालूम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 बचा 2 पाई
जेड स्क्वायर बाई एन एच। देखिए इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कर लेते हैं। एक ही ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर v प्रोपोर्शनल 1/n आपने निकाला ना, ये पूरा नियतांक मान लेते हैं, h ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, ये तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो v प्रोपोर्शनल 1 क्या होता है, n होता है। एक ही ध्यान देंगे, यहाँ पर जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन हो उसका वेग कम हो, अधिक होगा, और जैसे जैसे दूरी आपकी नाभिक से बढ़ती जाती है उसका वेग ऑलरेडी क्या होता है, कम होता चला जाता है। एकदम आया। अब इसी पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। जब उस अवस्था में मैं इसी पर इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, तरंग दैर्घ्य इत्यादि की गणना करेंगे। ये आपका जो टॉपिक चला बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हर साल, चाहे आईआईटी देखोगे चाहे नीट देखोगे, है ना, उसमें ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इससे पुटअप किए भी जाते हैं। अर्थात आपके 6 नंबर में फिक्स होते हैं, 2 से कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर साल। थ्योरी पे आता नहीं है, जब भी आता है न्यूमेरिकल ही आता है। इस पर हम ध्यान दिए रखते हैं। धन्यवाद। अब आगे नेक्स्ट कल देखते हैं।